everyone, welcome to Unimonks. Myself Dr. Heba Naz and I'm your sociology educator. आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज की वीडियो में फिर से एक नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। CUET 2024 को क्रैक करना है, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं हर एक वीडियो में आपका एक टॉपिक पूरा कवर करवा दूं, जिससे आपके पॉसिबल MCQs बन सकते हैं। तो हम उसी वीडियो में सारे पॉसिबल MCQs सॉल्व कर लें, ताकि जब आपसे उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका आंसर कर पाओ। तो आज की वीडियो में हम पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, जो हमारा सोशियोलॉजी का बुक 1 इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी, उसका चैप्टर 5 है। आज हमारा ये पार्ट 3 है। इसमें हम अपना थर्ड टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगी स्टेट एंड नॉन स्टेट इनिशिएटिव्स एड्रेसिंग कास्ट एंड ट्राइब डिस्क्रिमिनेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस पढ़ेंगे और आदिवासी स्ट्रगल्स पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हर वीडियो में मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आऊँगी, तो इससे पहले हम 2 वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, आपको मिलेगा। तो एक वीडियो में हमने डिस्कस करा था कास्ट सिस्टम और एक वीडियो में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस करा था पूरा सोशल इनइक्वालिटी क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है और उनके प्रिंसिपल्स क्या है। तो आज जैसे मैंने बताया कि हम देखेंगे कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम हमने पढ़ा था, उसमें स्टेट का क्या रोल था, स्टेट ने क्या न्यू पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेकर आए इनके वेलफेयर के लिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि OBCs, जो हमारा अदर बैकवर्ड क्लास है, इन लोगों ने क्या सोशल एक्सक्लूजन के प्रोसेस को फेस करा, एक्सपीरियंस करा। और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे आदिवासी हैं, उनका क्या स्ट्रगल रहा है सोशल एक्सक्लूजन के प्रोसेस में। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और अपना शुरू करते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना है कि स्टेट ने क्या इंटरवेंशंस करे। तो सबसे पहले इस जो पहले वीडियो में हमने डिस्कस करा था कास्ट सिस्टम एज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा इंडियन कास्ट सिस्टम होता है वो बहुत रिजिड सिस्टम होता है। उसमें एक हायरार्की होती है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है, जहाँ पर लोगों को प्लेस कर दिया जाता है उनके कास्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारे यहाँ पर 4 मेन ब्रॉड कैटेगरीज होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा। ये इनको पोजीशंस दिए हुए हैं, ठीक है। और इनके जो ये पोजीशंस हैं ये बहुत रिजिड हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ब्राह्मण्स आर ऑलवेज एट द टॉप और शूद्रास आर ऑलवेज एट द बॉटम, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने पढ़ा था जो टॉप पर हैं वो हमारे प्योर कास्ट हैं और जो बॉटम पर हैं वो हमारे इम्प्योर कास्ट हैं। फिर उसके बाद हमने अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अनटचेबिलिटी क्या थी? शूद्रास के लिए थी, इनको अनटचेबल्स कंसिडर करा जाता था। क्यों? क्योंकि इनको इम्प्योर माना जाता था। और उसके जो बेसिस, उसके जो डायमेंशंस थे वो हमारे क्या क्या थे? ह्यूमिलिएशंस थे, है ना। ह्यूमिलिएशन होता है इनका, एक्सप्लॉयटेशन होता है इनके साथ, सबऑर्डिनेशन होता है इनके साथ। तो ये सारे डायमेंशंस हमने इन डिटेल्ड अपने पहले वीडियोस में पढ़ा था, तो आप उसको वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने ऐसे पढ़ा था कि जो शूद्रास थे उनको अनटचेबल्स कंसिडर करा जा रहा है, बॉटम पोजीशन पर रखा जा रहा है, इनको एक्सक्लूड करा जा रहा है अपने कास्ट सिस्टम से, इनको सोसाइटी में अपना पार्ट नहीं माना जाता है, जिसकी वजह से सोशल एक्सक्लूजन के प्रोसेस को ये फेस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। उसके बाद एक टाइम तक ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं? टॉलरेट करते हैं। और जब एक लिमिट हो जाती है, एक्सीड हो जाता है उस चीज़ का, तो फिर क्या करते हैं? ये रिटालिएट करते हैं और फिर ये कास्ट सिस्टम को और इस रिलीजन को, जिस भी रिलीजन या जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसको चेंज करते हैं। फिर ये दूसरे रिलीजन में जाकर उनको ज्वाइन कर लेते हैं, बोलते हैं जब हम इनका पार्ट ही नहीं है, ये हमें एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना इस सिस्टम में रहने का। तो फिर ये लोग क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट करते हैं या फिर इस्लाम में चले जाते हैं या फिर हमारा बुद्धिज़्म है वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें क्यों कर रहे थे? इन प्रैक्टिसेस की वजह से। जो अनटचेबिलिटी हमने पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेशन हमने पढ़ा था, एक्सप्लॉयटेशन हमने पढ़ा था, तो उसमें फिर सोसाइटी में देखा गया कि ये तो बहुत ज़्यादा ये प्रैक्टिसेस करी जा रही हैं, है ना। और ये भी ह्यूमन बींग्स हैं। अब जब हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट है, तो उसके लिए तो सारे ह्यूमन बींग्स इक्वल है ना, इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिलना चाहिए। तो उसके बाद हमारा स्टेट आता है, उसने इंटरवेंशंस निकाले होते हैं, कुछ पॉलिसीज प्रोग्राम्स निकाले होते हैं, किसके लिए?
अनटचेबिलिटी के लिए, शूद्रास के लिए। तो आज हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ दिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। आपको ये याद रखना है, CUT 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां पूछ लिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस लिए आया था। और फिर यही इसी एक्ट से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। आपको ऑप्शंस दे दिए गए थे कि ह्यूमिलिएशन होता है या आइडेंटिफिकेशन होता है, इस तरह के ऑप्शंस देके फिर आपसे पूछा था कि ये कौन से एक्ट में है। तो आपको ये एक्ट याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहां पर रिकॉग्निशन मिला था। ठीक है, रिकॉग्निशन था किसके लिए? ऑफ STs एंड SCs फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट, के इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इनके लिए रिजर्वेशन पॉलिसीज रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक एक्ट याद रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉर रिकॉग्निशन ऑफ STs एंड STs फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट। अब दूसरा क्या है हमारा? कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट। दूसरा एक्ट क्या लेकर आया गवर्नमेंट हमारे लिए या शूद्रास के लिए? 1850 में एक एक्ट लेकर आए, जहां पर इन्होंने बोला था कि जो दलित स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो स्टूडेंट्स दलित कम्युनिटी से या शूद्रा कास्ट से बिलोंग करता है, उनको अलाउ करोगे अब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए, उनको एनरोल होने दोगे, उनको एडमिशन लेने दोगे। ठीक है, लेकिन अब ये 1850s की बात हो रही है, उस टाइम पे ये एक्ट लाया गया था। तो जो हमारे अपर कास्ट थे उन लोगों ने क्या करा? इसको बॉयकॉट करा। उन्होंने बोला नहीं, हमारे बच्चों के साथ ये दलित स्टूडेंट्स या शूद्रास के बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो उन्होंने अपोज करा था इस एक्ट को। लेकिन आपको ये याद रखना है, कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 में आया था। या तो आपसे ईयर पूछ लेंगे या ये पूछेंगे क्यों आया था। तो फॉर अलाउ या है ना परमिट करा गया था किसके लिए? दलित स्टूडेंट्स के लिए, कि ये लोग भी गवर्नमेंट स्कूल में जाकर अब पढ़ सकते हैं, एनरोल हो सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ लिखा भी है 1850 एक्ट वाज यूज्ड टू अलाउ एंट्री ऑफ दलित टू गवर्नमेंट स्कूल्स। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। बच्चों आप ना ये सारे डेट्स बहुत अच्छे से याद कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपसे ईयर भी पूछ लेते हैं कि बताइए कौन सा एक्ट कौन से ईयर में आया था, या आपसे ये पूछेंगे कि ये एक्ट किस लिए आया था। तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ST SC के रिकॉग्निशन के लिए आया था। ठीक है, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 कब आया था? क्यों आया था? दलित स्टूडेंट्स के लिए आया था। उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 क्यों आया था? जब अनटचेबल्स को या शूद्रास को ह्यूमिलिएट करा जा रहा था बाय अपर कास्ट, तो उनको पनिश्ड करा जाएगा। ठीक, तो इसलिए आया था, तो स्टॉप ह्यूमिलिएशन। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी इन आर्टिकल 17। ये हमने अपने पुराने वीडियो में पढ़ा था, तो होप आपको याद होगा। तो याद नहीं है तो आज याद कर लो। ये चार चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये एट्रोसिटीज़ एक्ट भी आया है CUT 2022 में, 1935 का भी आया है, और 1850 का आपका 23 में क्वेश्चन आया है। आर्टिकल 17 का 22 में भी पूछा गया था, 23 में भी पूछा गया था। तो ये चारों चीज़ें आप बहुत अच्छे से याद कर लो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850 और प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 है आपका, और आर्टिकल 17 बात करता है अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी की। होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब रिजर्वेशन पॉलिसीज, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अनटचेबिलिटी के लिए बहुत सारे उनके वेलफेयर्स के लिए स्टेट ने इंटरवेंशंस लाए, एक्ट लाए, प्रोग्राम पॉलिसीज लाए। तो वहीं पर एक पॉलिसी रिजर्वेशन पॉलिसी की लाई गई थी। क्यों लाई गई थी? वही सोशल एक्सक्लूजन जो प्रोसेस किया जा रहा था अनटचेबल्स के लिए, उससे उनको बाहर निकालने के लिए। अब देखो, सोशल एक्सक्लूजन हमने पढ़ा था, तो एक्सक्लूजन कहाँ कहाँ हो रहा था? एजुकेशनल सेक्टर में हो रहा था। ठीक है, एजुकेशनल सेक्टर में हो रहा था। उसके बाद इकोनॉमिक सेक्टर में भी हो रहा था। ठीक, तो इकोनॉमिक सेक्टर हो गया यहाँ पे। फिर पॉलिटिकल सेक्टर में भी हो रहा था। अब किस तरह से हो रहा था? तो देखो, एजुकेशन में उनको स्कूल्स में अलाउ नहीं कर रहे थे, इकोनॉमिक्स में उनको जॉब्स नहीं दे रहे थे, है ना, गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं मिलता था, सिर्फ अपर कास्ट का ही होल्ड रहता था उसमें भी, और पॉलिटिक्स में भी उनको एंट्री नहीं होती थी।
तो क्या करा गवर्नमेंट ने, यहाँ पर रिजर्वेशन पॉलिसीज लगाया कि 5% इतना एससी का रहेगा, 10% एसटी का रहेगा, है ना। इस तरह से पॉलिटिक्स में 33% जैसे विमेन का रखा था इन्होंने। तो ये हम वुमेन सेक्शन का जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे। तो रिजर्वेशन पॉलिसीज भी लाए गए थे इनके वेलफेयर के लिए, ताकि ये भी सोसाइटी का जो मेन स्ट्रीम है सोसाइटी हमारी, उसका पार्ट बन सके, इंक्लूड हो सके, ना कि एक्सक्लूड। ठीक, इतना। आगे देखो, आगे अब क्या बोल रहे हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस। अभी तक हमने स्टेट की बात करी कि कैसे स्टेट ने अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया फॉर बेटरमेंट ऑफ द अनटचेबल्स और शूद्रा कास्ट और एक्सक्लूडेड पार्ट, है ना। अब यहाँ से हमें देखना है, कुछ एनजीओज थे या हम कहें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे जिन्होंने काम करा इनके वेलफेयर के लिए, है ना। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स तो बना देता है, बट जब इम्प्लीमेंट की बात आती है तो ग्रास रूट लेवल तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती हैं, है ना। तो ग्रास रूट लेवल तक वो चीज़ें कौन सी पहुंच पाती हैं, जो लोग वहाँ रहते हैं, जिन लोगों को वहाँ की सिचुएशन पूरी पता होती है। तो इसी तरह से एक हमारा मिडिल क्लास जब इमर्ज हुआ था, जब हमारा मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन सोसाइटी में, और मॉडर्न एजुकेशन जिसने लिया था, तो वहाँ से हमारा एक न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हुआ था। ठीक है, तो वो लोग थे जो पूरी इंडियन सोसाइटी की कंडीशंस को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और उन्हें पता चल रहा था कि क्या चीज़ सोसाइटी में ठीक हो रही है या और सोसाइटी को ग्रो करने में हेल्प करेगी, और कौन से पार्ट ऐसे हैं जिसको अब ख़त्म कर देना चाहिए। तो वहीं से हमारे सोशल रिफॉर्मर्स आते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इस चैप्टर में भी पढ़ोगे और आगे के 1-2 चैप्टर्स और हैं जहाँ पर इन डिटेल्ड हम जाकर सोशल रिफॉर्मर्स को पढ़ेंगे। तो अभी बस हमें ये मेंशन करना है यहाँ पे कि कौन कौन से सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने सोशल एक्सक्लूजन के लिए कुछ काम करा था, या जो सेक्शंस मैंने आपको बताए हमारे डिफरेंटली एबल्ड यानी डिसेबल्ड, हमारा विमेन सेक्शन, हमारे अनटचेबल्स, इनके वेलफेयर के लिए काम करा। तो जल्दी से देखो, आपको ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे लिस्ट में मैच द कॉलम बनाने के लिए, और फिर लिस्ट 2 में आपको नाम देंगे, ऑथर देंगे, या फॉर्मर्स हैं ये रिफॉर्मर्स, इनको दे देंगे, फिर बोलेंगे कि मैच करो। ठीक है, तो यहाँ से आपको इस तरह से ही याद रखना है। तो ब्राह्मो समाज किसका था, राजा राम मोहन रॉय। अब ये किस लिए भी है, इनसे क्वेश्चन और क्या बनता है, सती प्रथा, है ना, ही अगेंस्ट फॉर सती प्रथा, ये है। उसके बाद आपको याद रखना है आर्य समाज किसका था, तो दयानंद सरस्वती थे हमारे। तो ब्राह्मो समाज था हमारा राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज था हमारा दयानंद सरस्वती। उसके बाद एक दलित संघर्ष समिति बनती है जो कि हमारे कर्नाटका में होती है, और फिर हमारा आता है दलित पैंथर मूवमेंट इन 1970s। तो अब हमने स्टेट का इंटरवेंशन पढ़ा, तो उसमें मैंने 4 एक्ट्स बताए आपको, वो याद करने हैं। और जब हम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे तो हमारे एनसीईआरटी में क्या मेंशन है, यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, ब्राह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय और आर्य समाज दयानंद सरस्वती। उसके बाद कर्नाटका में एक समिति बनती है दलित संघर्ष समिति। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये तमिलनाडु से है, उड़ीसा से है, कर्नाटका से है या पंजाब से है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है दलित पैंथर मूवमेंट कब हुआ था, तो 1970s में हुआ था। इतना हमने पढ़ लिया। आगे देखो, अब हमें ओबीसीज देखने हैं। कास्ट सिस्टम पढ़ा था, कास्ट सिस्टम में हमने अपर कास्ट पढ़ा, लोअर कास्ट पढ़ा, अनटचेबिलिटी पढ़ा, स्टेट इंटरवेंशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरवेंशन, सब पढ़ लिए हमने। अब हमें दूसरा ग्रुप पढ़ना है यहाँ पे ओबीसीज। तो ओबीसीज हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं। ठीक है, अब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेटमेंट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा भी गया था, तो ओबीसीज कौन लोग होते हैं, तो आपको बस याद रखना है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस आर कॉल्ड एज ओबीसीज। ठीक है, जो भी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होते हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं मेंशन करा है और इकोनॉमिक्स मेंशन नहीं करा है, सिर्फ सोशली और एजुकेशनली, जिसका सोसाइटी में स्टेटस लो होता है। अब ओबीसीज देखो कैसे होते हैं, जैसे हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा पढ़ा, तो हमें पता है कि शूद्रा एक कास्ट सिस्टम का पार्ट है और वो लोवेस्ट पोजीशन पर आता है।
बट ओबीसीज को अब ये क्या बोल रहे हैं, सोशली और एजुकेशनली बोल रहे हैं। तो ये तो यहाँ पर ना टॉप पे लाई कर रहे हैं ना ये बॉटम में लाई कर रहे हैं, ये इन बिटवीन कहीं पर है। इनको पता ही नहीं है इनकी कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी सिचुएशन में है। तो ये और ज़्यादा क्या है, इनकी पोजीशन डिग्रेडेड है, इनकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब है। इतना पढ़ना है, ठीक। अब इनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे, तो इनका ऑक्यूपेशनल आइडेंटिफिकेशन होता है। जो काम ये करते हैं, ठीक है, वही इनकी एक सोसाइटी में आइडेंटिटी बन जाती है। अब जैसे कारपेंटर होगा, बूचर होगा, पेंटर होगा, ठीक है, तो इनके काम से इनको जाना जाता है, इनकी ये क्लास हो जाती है, ठीक। इतना हमने पढ़ लिया। अब इसके लिए भी वेलफेयर हुआ होगा कुछ ना कुछ, है ना, गवर्नमेंट ने इंटरवेंशंस करे होंगे कुछ ना कुछ, तो इनके लिए भी कमीशंस बनाई गई थी 2, जिसने इनके वेलफेयर के लिए काम करा। तो यहाँ से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 कमीशंस में फर्स्ट कमीशन पूछी जाती है, तो किसने लीड करी थी, काका कलेलकर ने करी थी। कौन से ईयर में करी थी, 1953। तो यहाँ पे आपको 3 चीज़ें याद रखनी है ओबीसी से रिलेटेड। ओबीसी कौन होते हैं, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं। 2 कमीशन हुए थे, तो फर्स्ट कमीशन में हमारे काका कलेलकर इन 1953 थे, और सेकंड कमीशन जो हमारी हुई थी बैकवर्ड क्लास की, उसको लीड करा था बीपी मंडल ने, और ईयर याद रखना है 1979। इस टॉपिक में आपको 4 से 5 डेट्स याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। बस अब आप ये सोचोगे कि इसमें बहुत सारे डेट्स हैं तो हमें याद रखना पड़ेगा, बहुत सारे एक्ट्स हैं याद रखना पड़ेगा, कैसे याद रखेंगे, तो ऐसा नहीं है बच्चों। टोटल 14 चैप्टर्स हमको कवर करने हैं, तो 3 से 4 चैप्टर्स में डेट और एक्ट्स दिए हुए हैं। आपके पूरे 14 के 14 जो चैप्टर्स दिए गए हैं उसमें इतने डेट्स नहीं हैं, तो इतना डरना नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी इसी वीडियो में हम ये जो जितने भी डेट्स बोल रहे हैं सब आपको याद भी हो जाएंगे। तो अभी देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले मैंने जब बताया कि अनटचेबिलिटी के लिए इंटरवेंशंस आए, तो हमने पढ़ा था कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1850, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हमने पढ़ा था फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ एससीज एंड एसटीज। उसके बाद हमने अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 पढ़ा था। इतना हमने पढ़ लिया। यहाँ आपको ओबीसी पढ़ना है, तो ओबीसी हमारा सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। उसके बाद फर्स्ट कमीशन पूछी जाएगी तो काका कलेलकर 1953, सेकंड कमीशन पूछी जाएगी तो बीपी मंडल 1979, ठीक। इस तरह से हमारा ओबीसी का वेलफेयर पर भी काम करा गया। अब हम बात करेंगे आदिवासी। तो आदिवासी हमारा थर्ड ग्रुप हुआ। आदिवासी से हम क्या समझ रहे हैं, हमारे ट्राइबल्स, है ना। अब ट्राइबल से भी हम क्या समझ रहे हैं, पीपल ऑफ, क्या है ये, पीपल ऑफ फॉरेस्ट, है ना, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जिनका ऑक्यूपेशन भी लैंड बेस्ड होता है, फॉरेन बेस्ड होता है, सर्वाइवल पूरा का पूरा उनका वही होता है। और यही हैं हमारे एसटीज, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने अनटचेबिलिटी पढ़े थे वो हमारे एससीज थे, शेड्यूल्ड कास्ट थी हमारी, और यहाँ हम ट्राइबल सोसाइटी पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे एसटीज हैं, पीपल ऑफ फॉरेस्ट हैं। इनको जाना भी कहा जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, है ना। हु आर द जानास, तो आपको पता होना चाहिए ट्राइबल्स और आदिवासी। अब ये कौन होते हैं, मैंने बता दिया, पीपल ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में नहीं रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से बाहर, ठीक। तो देखो सोशल एक्सक्लूजन का प्रोसेस तो हमें यही देखने को मिल रहा है कि ये सोसाइटी के अंदर नहीं रहते हैं बल्कि आउटस्कर्ट्स में रहते हैं। इतना हमने पढ़ लिया। आगे अब आदिवासी स्ट्रगल की बात चल रही है, तो देखो इनका स्ट्रगल कैसे होता है। सबसे पहले तो बेसिक जो सिविल एमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ होती हैं इनके पास नहीं होती। वाटर फैसिलिटी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी नहीं होती, शेल्टर फैसिलिटी, ये सब नहीं होते हैं, ठीक। उसके बाद भी और क्या होता है, गवर्नमेंट मोनोपोली, ठीक। उसके बाद अभी आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल्स, है ना, कि किस तरह से हम नेशनल डेवलपमेंट पे काम करते हैं, डैम्स बनाते हैं, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन करते हैं, है ना, बड़ी बड़ी जो फॉरेस्ट हैं उनको काट देते हैं, पेड़ पौधे वहाँ के, और उस लैंड को क्या करते हैं,
इंडस्ट्रीज़ बनाने में यूज़ में लेते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ खोल देते हैं। ठीक इस तरह से एक एनवायरनमेंट भी ख़राब करते हैं और जो वहाँ के लोग रहने वाले होते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के उनको स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि मिलियंस ऑफ आदिवासीज वर डिस्प्लेस्ड विदाउट एनी अप्रोप्रिएट कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन। और ये किस लिए डिस्प्लेस होते हैं? नेशनल डेवलपमेंट के लिए। हम लोगों को बड़े बड़े फैक्ट्रीज लगाने होते हैं, हम लोगों को बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगाने होते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है इन लोगों ने इस स्ट्रगल्स का। तो यहाँ पर देखो ईयर 2006 की बात हो रही है। उड़ीसा में कलिंगनगर का एक एरिया था, वहाँ पर क्या करा, ट्राइबल्स को डिस्प्लेस कर दिया और उनसे बोला गया यहाँ एक बड़ी स्टील कंपनी लगेगी। अब उसके लिए इन लोगों ने प्रोटेस्ट करा। तो प्रोटेस्ट करने पे क्या हुआ, जैसे कि ये उसी का पिक्चर है, एक प्रोटेस्ट करा तो वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ और पुलिस ने बहुत फोर्सेबली उन लोगों को हटाया। तो जो 12 लोग थे उनमें से उनकी डेथ हो गई थी। 23 डेज ये प्रोटेस्ट चला था। तो इस तरह की चीज़ें हुई थी, इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, आदिवासी ने ये स्ट्रगल फेस करे थे, फिर भी वो उनसे जगह खाली करवा ली गई थी और वहाँ पर एक स्टील इंडस्ट्री को खोला गया था, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर, जिसको बाद में एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी फेमस हुआ इस नाम से। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है एनवायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट के लिए अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो आप इस इंसिडेंट को वहाँ पर डाल सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने कास्ट सिस्टम जो पढ़ा था, अनटचेबिलिटी जो पढ़ी थी, उसमें स्टेट इंटरवेंशंस पढ़े, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इंटरवेंशंस पढ़े, उसके बाद हमने अपना ओबीसी ग्रुप पढ़ा, उसके बाद हमने आदिवासी स्ट्रगल्स पढ़े। अब यहाँ मैंने कुछ एमसीक्यूज डाले हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो जो हमने कुछ पढ़ा था उसकी यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, द कास्ट क्लास कोरिलेशन स्टिल रिमार्केबली स्टेबल एट द डैश लेवल। तो ये मैंने पुराने वीडियोज में बताया था कि जो कास्ट और क्लास का रिलेशनशिप होता है वो मैक्रो लेवल पर होता है, बड़े लेवल पर होता है। तो यहाँ ऑप्शंस में हमारा ए दिया हुआ है, आपको याद रखना है ये। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच अमेंडमेंट इज फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की बात हो रही है, रिजर्वेशन की बात हो रही है। ठीक है, फॉर ओबीसीज आपको ये याद रखना है। तो देखो यहाँ पर कौन सा अमेंडमेंट होगा हमारा, तो हमारा 93rd अमेंडमेंट में ये बात करी गई थी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच एक्ट वॉज यूज टू अलाउ एंट्री ऑफ दलित्स टू गवर्नमेंट स्कूल। ये अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, एक्ट बताना है हमें, एंट्री ऑफ दलित्स टू गवर्नमेंट स्कूल। तो मैंने बताया था कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850, है ना। तो हमारा देखो 1850 ईयर दिया है और कास्ट डिसेबिलिटीज रिमूवल एक्ट, इतना हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बुक द सिटी। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, हमारे एनसीईआरटीज में जो कॉर्नर्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उसमें भी बहुत इन्फॉर्मेशन दिया होता है। तो आपको वो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वहाँ से भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये उन्हीं बॉक्सेस में दिया हुआ था। तो द सिटी किसने लिखा है? हमारे दया पवार ने। तो CUT 2022 में भी देखा गया, CUT 2023 में भी देखा गया है कि बहुत सारे बुक्स और ऑथर्स पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आपके दोनों बुक्स में, एनसीईआरटीज में जितने भी बुक्स और ऑथर्स दिए हैं वो अच्छे से रट लेना, पूछे जाते हैं। तो द सिटी हमारा दया पवार ने लिखा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, द फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन हेडेड बाय डैश सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1953। तो हमारा फर्स्ट बैकवर्ड क्लास 1953 में काका कलेलकर कमीशन का था और हमारा सेकंड कब था? सेकंड हमारा 1979 था और बीपी मंडल। ठीक है, इस तरह से बच्चों याद कर लेना, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। होप आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा, बोरिंग नहीं लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।